हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पीडीएफ मैं लेकर के आया हूँ जो कि आपके सब्जेक्ट बीपीएससी 133 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं जो कि पिछले वीडियोज़ में मैंने इसका जिक्र किया था, इसमें 5 सैम्पल पेपर मैंने दिया था, 5 सैम्पल क्वेश्चंस पेपर बीपीएससी 133 का, जो कि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। ठीक है, तो उसमें का कुछ क्वेश्चंस का आंसर उस वीडियोज़ में नहीं दे पाया था, तो इसलिए इस वीडियोज़ में उसका आंसर्स मैंने बोला था कि अगले वीडियोज़ में उसका आंसर लेकर के आऊँगा। तो इसमें काफ़ी वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एकदम आपके एग्ज़ाम के लिए वीवीआई जो क्वेश्चंस है इसमें दिया गया है, और ये बहुत आसान है। आप इसे देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियोज़ को एक मरतबा देख लेते हैं तो आप 100 में, यानी कि जो आप 100 मार्क्स है उसमें आप 95% ला सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को गौर से देखें। मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम नहीं, आप ही का एग्ज़ाम है, तो आप खुद इस पे थोड़ा मेहनत करें। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले क्वेश्चंस ये है कि तुलनात्मक सरकार किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से भिन्न है, यानी कि अलग है। ठीक है, तो तुलनात्मक शासन, देखिए आंसर यहाँ दिया गया, तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति। राजनीति विज्ञान की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि अलग है। ठीक, इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए एडवर्ड ए फ्रीमैन ने लिखा है कि तुलनात्मक सरकार से मेरा अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति के नाम के अधीन मैं एक ही समय के और एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित देशों की राजनीतिक समानताओं को एकत्रित करता हूँ। तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति दोनों का स्वरूप भिन्न है, यानी कि अलग है। इस प्रकार जब हम तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय भिन्न भिन्न देशों के विधायी, कार्यकारी, न्यायिक प्रशासनिक अंगों के तुलनात्मक अध्ययन से है। ठीक, इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ तक मैंने बताया था। और उसके बाद देखिए, इसमें गैर सरकारी और अनौपचारिक संस्थाओं को शामिल नहीं किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि तुलनात्मक सरकार में राज्य और राजनीतिक संस्थाओं की कानूनी शक्तियों, कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद करके जाएंगे। या फिर औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की शक्तियों, कार्यों, गुण व दोषों के अध्ययन को परंपरागत रूप से तुलनात्मक सरकार का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो उसी में जो सेकंड क्वेश्चन था उसी में था तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर दिया गया। फर्स्ट अंतर ये है कि तुलनात्मक सरकार का विषय तुलनात्मक राजनीति के विषय से पुराना है। तुलनात्मक सरकार राजनीति अध्ययन का परंपरागत ढंग है, जबकि तुलनात्मक राजनीति अध्ययन का एक नया ढंग है। ठीक है, दूसरा अंतर यह कि तुलनात्मक सरकार का अध्ययन आदर्शवादी और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विश्लेषणात्मक और मूल्य रहित है। तीसरा अंतर यह कि तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र सीमित है, इसमें राज्य और अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन शामिल होता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, इसमें सभी राजनीतिक संरचनाओं, कार्यों और प्रक्रियाओं का अध्ययन शामिल है। इसमें देखिएगा, चौथा अंतर यह है कि तुलनात्मक सरकार में आदर्श राजनीतिक संस्थाओं के सिद्धांत की रचना को उद्देश्य माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण को उद्देश्य माना जाता है। अगला है अंतर के तुलनात्मक सरकार का अध्ययन ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, संस्थागत विधियों द्वारा किया जाता है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति वैज्ञानिक और अनुभववादी ढंगों पर निर्भर है। ठीक है, 6 नंबर अंतर यह है कि तुलनात्मक सरकार अध्ययन में राजनीतिक संस्थाओं के वातावरण के अध्ययन को महत्व नहीं देती है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में वातावरण और प्रारंभिक ढांचे को अध्ययन को महत्व दिया जाता है। देखिए 7 नंबर इसका अंतर यह है कि तुलनात्मक सरकार अंतर विषयक अध्ययन विधि को कोई महत्व नहीं देती, परंतु तुलनात्मक राजनीति में अंतर विषयक अध्ययन पर बल दिया जाता है। लास्ट अंतर यह है कि तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति में भिन्नता यह भी है कि तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक होता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य व्याख्या और भविष्यवाणी करना एवं वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण करना है। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का पूरा फुल्ली एक्सप्लेन के साथ उसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या यह कहना संभव है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल सरकारों के अध्ययन की एक पद्धति से है?
तो आंसर देखिए, तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक अवधारणा है। यदि यह कहा जाए कि तुलनात्मक राजनीति केवल सरकारों के अध्ययन तक सीमित है तो यह न्याय संगत नहीं होगा। रोनाल्ड शिलकोट ने इसके स्पष्टीकरण में बताया है कि तुलनात्मक सरकार का अध्ययन सरकारों के अध्ययन तक ही सीमित है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में सरकारों के अतिरिक्त गैर सरकारी सभी प्रकार की राजनीतिक बातों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार और राजनीति दो अलग अलग शब्द हैं। इनका आशय भी भिन्न है, ठीक है, इनका आशय भी भिन्न है। देखिए, इनका आशय भी भिन्न है। और जब हम तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो हमारा आशय सरकार के प्रशासनिक अंगों, विधायी और कार्यकारी और न्यायिक और शक्तियों से होता है, परंतु इसमें राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रिया और गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन शामिल नहीं होता। इस तरीके से आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं, राइट। देखिए, लास्ट में पता ये चलता है कि यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकार की ही चर्चा नहीं होती, इसके अंतर्गत और गैर सरकारी और अनौपचारिक संस्थाएं भी शामिल की जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि तुलनात्मक राजनीति के प्राकृतिक क्षेत्र और विषय क्षेत्र का विकास विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में बदलती हुई सामाजिक राजनीतिक चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, टिप्पणी करें। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखें, यहाँ पे दिया गया है कि तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत अरस्तु से मानी जाती है। जो अरस्तु नामी एक वैज्ञानिक था उसी से मानी जाती है। उन्होंने विभिन्न राज्यों के संविधानों का अध्ययन कर उसका वर्गीकरण किया। 15वीं शताब्दी में मैकियावेली ने विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था का अध्ययन कर तुलनात्मक राजनीति की परंपरा को आगे बढ़ाया, ठीक है। 19वीं शताब्दी के पश्चात यूरोप में उदारवाद का बोलबाला रहा और विचारकों का अध्ययन केंद्र एक लंबे समय तक बना रहा, ठीक है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, शक्ति का बंटवारा और सरकार के अंगों के आपसी संबंध पर चर्चा होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में 1970 की रूसी क्रांति की विचारधारा और सिद्धांतों को गतिशीलता प्रदान की। सदी के आरंभ में विचारधारा और तुलनात्मक राजनीति के लिए नए नियम और मानदंडों के लिए दिशा मिली। द्वितीय विश्व युद्ध ने इस क्षेत्र में नए ढंग से सोचने पर विवश किया। विवश का 2 गुटों में विभाजन और 2 विचारधाराओं की उत्पत्ति तुलनात्मक राजनीति के लिए एक नया आयाम थी, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है कि आपके अनुसार राजनीतिक के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता क्या है, यानी कि आपके अनुसार, ठीक है। तो देखिए, मेरे अनुसार क्या है कि राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता इस बात में है कि प्रचलित सिद्धांतों का प्रयोग राजनीति में हो रहा है और तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग भी हो रहा है। इसकी उपयोगिता इस बात में भी है कि इसमें केवल राजनीतिक संरचनाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें? राजनीतिक के तुलनात्मक, ठीक है। अब देखिए, तुलनात्मक पद्धति न केवल राजनीतिक अपितु सामाजिक परिवेश के अध्ययन पर भी जोर देती है, अतः तुलनात्मक विश्लेषण स्वरूप प्रदान करती है। इसलिए मैक्रेडीज तुलनात्मक पद्धति को वैज्ञानिक विश्लेषण के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसमें नियमों और सर्वमान्य सिद्धांतों द्वारा निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। इस पद्धति में हम सक्षम और गहराई से अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की लोकप्रियता के और भी कई कारण हैं। यह राजनीति के विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी अत्यंत महत्व रखता है ना। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ तक। इसका ये तो मैंने इस पॉइंट बताया था, लेकिन इसमें देखिए तुलनात्मक राजनीति की मुख्य उपयोगिता ये इम्पोर्टेंट है, जो कि इसी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो देखिए, पहला उपयोग क्या है कि मूल्य मुक्त अध्ययन। तुलनात्मक सरकार के विद्वान अपना अध्ययन कुछ मूल्यों को ध्यान में रख कर करते हैं, परंतु तुलनात्मक राजनीतिक विद्वान मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देते हैं, ठीक है। दूसरा ये उपयोग ये है कि राजनीतिक अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था के रूप में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन करने वाले विद्वानों ने राजनीतिक अध्ययन करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का प्रयोग किया है या राजनीतिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन कार्यों और प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए लाभदायक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए, तीसरा यहाँ पे दिया गया है, चौथा यहाँ पे दिया गया है, फिर 5वां यहाँ दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में 6 नंबर यहाँ दिया है, और उसके बाद में मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियोस लंबा होगा, ठीक है। 7वां यहाँ दिया है, 8वां यहाँ दिया है। ये सब उपयोग है, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के, ठीक है। और यहाँ पे 10वां, और ये यहाँ पे 11, और यहाँ पे
ये 12, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पे देखिए, तुलनात्मक राजनीति के इतिहास की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एक एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है या एक ही देश के अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है, ठीक है। यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है या तो दो या दो से अधिक देशों के बारे में तुलना की जाती है या एक ही देश में अलग अलग समय के लेकर के इसमें तुलना की जाती है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। रॉल्फ ब्राइबंटी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एस कर्टिस के शब्दों में राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार के कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति से संबंध है। तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं देखिए यहाँ पे दिया गया है। तुलनात्मक राजनीति के विशेषताएं, ठीक है। क्या विशेषताएं हैं? तो राजनीति का अन्य सामाजिक शास्त्रों से निकट संबंध, दूसरा है अधिक विस्तारपूर्ण क्षेत्र, वास्तविकता परिशुद्धता के लिए खोज, इसके वैज्ञानिक रूप में घोतक और वर्णन और विवेचन के स्थान पर विश्लेषण को अपनाया जाना, व्यवहारिक और अनुभवमूलक परिप्रेक्ष्य को अंगीकार किया जाना, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब जो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का था तो इसका इतिहास की विवेचना की थी। देखिए इसका इतिहास यहाँ पे दे दिया गया है। राजनीतिक विज्ञान की तुलनात्मक अध्ययन क्रांतिकारी और नया नहीं है। राजनीति में प्रारंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ब्लेंडेड ने कहा कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के अध्ययन के आकर्षण का केंद्र रहा है, ठीक है। किंतु तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय अरस्तु को है, ठीक है। इसका टोटल श्रेय किसको दिया जाता है? तो अरस्तु को दिया जाता है। चलिए यहाँ पे वो क्वेश्चंस खत्म होता है। यहाँ पे आइए, पद्धति क्या है आपके विचार में? पद्धति अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। देखिए पहला है कि प्रविधि से आशय किसी विषय को समझने के लिए अपनाए गए तरीकों से है। किसी घटना का अध्ययन करने के लिए इसको समझने और जांचने की प्रक्रिया और इसमें प्रयोग होने वाले साधनों को प्रविधि की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि देखिए जो मैं वीडियोस पोस्ट किया हूं, ठीक है, बीपीएससी 133 का एक फुल वीडियो मैंने 2 घंटे का पोस्ट किया है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे और इस वीडियोस को देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में 100 में 95 मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरी पूरी फुल्ली गारंटी है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम दे करके आकर के दोनों वीडियोज़ को फिर से देखिएगा और उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कैसे सर, ठीक है। तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि जैसे अनुसंधान के क्षेत्र में किसी न किसी प्रविधि का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि घटना या विषय का अध्ययन करना है तो उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात सुव्यवस्थित ढंग से वर्गीकरण करके किसी भी प्रविधि को प्रयोग द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इस पद्धति के बारे में दे दिया गया है। देखिए एक पॉइंट में ऐसा नहीं है कि प्रविधियों का प्रयोग केवल राजनीतिक अनुसंधान में ही किया जाता है। इसका प्रयोग तो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिकी etc कई विषयों में भी होता है, ठीक है। और इससे आसानी से प्रयोग कार्य को अंतिम रूप में दिया जा सकता है। प्रविधि किसी भी विषय को समझने में अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया गया, सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ति में तुलनाएं कैसे सहायता करती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान समाज तथा सामाजिक संबंधों को समझने में सहायता करता है। इसमें मुख्य रूप से तुलनात्मक प्रविधि के माध्यम से समानता और असमानता का अध्ययन किया जाता है। इससे वैज्ञानिक ढंग से निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। इसमें प्राप्त निष्कर्ष वैध और विश्वसनीय होते हैं। उदाहरण के तौर पर जेम्स कोलमैन का मानना है कि तुलना के बिना वैज्ञानिक प्रविधि को नहीं अपनाया जा सकता। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि तुलनात्मक विधि में समाज की वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन द्वारा निश्चित और सही व्याख्या की जा सकती है। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने कि प्रयोगात्मक पद्धति क्या है, ठीक है। प्रयोगात्मक, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे
पद्धति क्या है, यहाँ पे है प्रयोगात्मक पद्धति क्या है, ठीक है। और एक तुलनात्मक ढांचे के अंतर्गत राजनीतिक परियोजना के अध्ययन के लिए यह पद्धति कहाँ तक उपयुक्त है, ठीक है। ये इसका आंसर यहीं पे दे दिया गया है कि उत्तर प्रयोगात्मक विधि में दो परिस्थितियों के बीच कार्य कारण संबंधों को लेकर के चर्चा की जाती है तथा उनके संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि इस बात का अध्ययन किया जाए कि विभिन्न देशों में अंग्रेज़ी बोलने के तरीके अंत क्यों है, तो इसके लिए कई कारकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, मातृभाषा सीखने की योग्यता व क्षमता, है ना। किसी राजनीतिक परिघटना के अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें राजनीतिक संबंधों की जांच कई प्रकार से की जाती है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर और भी दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि तुलना की विविध प्रविधियाँ क्या हैं, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इनका सापेक्षिक महत्व क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन कई प्रविधियों से किया जाता है। इन विधियों के प्रयोग से तुलना का कार्य सरल हो जाता है और प्राप्त निष्कर्ष वैध और विश्वसनीय होते हैं। कुछ तुलनात्मक प्रविधियाँ निम्नलिखित है। देखिए पहला क्या है, तो प्रयोगात्मक प्रविधि, जो कि हम लोग पीछे पढ़ा था अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दो परिस्थितियों के मध्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है, जो कि पीछे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा है सांख्यिकी प्रविधि, है ना। इस विधि में मापे जा सकने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि चुनावी खर्च, राजनीतिक दल, मतदाता, जनसंख्या etc। इसके द्वारा परिवर्तित होने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है तथा समानता के अंतर को दर्शाया जाता है। सांख्यिकी प्रविधि भविष्यवाणी करने में भी मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त दो देशों के मध्य राजनीति से संबंधित आंकड़ों की भी तुलना की जाती है और आवश्यक निष्कर्षों का पर्याप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए तीसरा है कि विषय केंद्रित तुलना। इसमें अध्ययन मुख्यतः सीमित चीज़ों को लेकर के होता है। दो देशों के सभी पक्षों पर तुलना करने के बजाय कुछ बातों का अध्ययन किया जाता है, जो मेन टॉपिक होता है उसमें। जैसे लिपसेट ने दो प्रकार की तुलना बताई, पहला अस्पष्ट और दूसरा सुस्पष्ट, है ना। अस्पष्ट में तुलना एक देश को ध्यान में रख कर की जाती है, जबकि दूसरी सुस्पष्ट तुलना में दो देशों की तुलना की जाती है। दोनों देशों को समान मानकर किसी खास बात को लेकर के अध्ययन कार्य तुलना की जाती है। चौथा है ऐतिहासिक प्रविधि, है ना। चौथा है ऐतिहासिक प्रविधि। ऐतिहासिक प्रविधि की तुलना अन्य विधियों से अलग होती है। इसमें माना जाता है कि इतिहास के अध्ययन द्वारा समस्याओं के कारणों की खोज की जा सकती है। ऐतिहासिक प्रविधि के प्रयोग में किसी राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा, अर्थव्यवस्था व सामाजिक दशा का अध्ययन किया जाता है ना। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका महत्व दिया गया। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की प्रविधियों का महत्व क्या है, ये छोटा सा 3 लाइन का दे दिया गया है। तुलनात्मक प्रविधियों के राजनीतिक व्यवस्था की गहराई तक पहुंचा जा सकता है तथा राजनीति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जा सकता है प्रविधियों से राजनीतिक व्याख्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि सरकार और राजनीतिक शासन में भेद स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। सरकार और राजनीतिक शासन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे दिया गया है। सरकार के आशय उस संस्थागत प्रक्रिया से है जिसमें सामूहिक और बाध्य निर्णय लिए गए लागू किए जाते हैं। सरकार के 3 अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया इसके बारे में, जिनके कार्य क्रमशः कानून बनाना और कानून लागू करना तथा कानून की व्याख्या करना होता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक शासन में एक व्यापक अवधारणा, और व्यापक इसलिए क्योंकि इसमें न केवल सरकार के अंग और राज्य की राजनीतिक संस्थाएं शामिल होती है, बल्कि उनकी संरचना, मूल्य और एवं प्रक्रिया भी शामिल होती है। इसमें शासन से जुड़ी हर गतिविधि शामिल होती है और जो सरकार उसके अंग और विभिन्न संरचनाओं द्वारा क्रियान्वित होती है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बहुलवादी लोकतांत्रिक शासनों की क्या विशेषताएं हैं। बहुलवादी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे देखिए पाश्चात्य विचारकों ने बहुलवाद शब्द को उदार लोकतांत्रिक अपेक्षा अधिक तरजीह दी है, क्योंकि जो लोकतंत्र है सामान्यतः वो एक राजनीतिक आदर्श से जुड़ी हुई व्यवस्था है, जबकि बहुलवाद में व्यापक मान्यता शामिल है। आमतौर पर उदार लोकतंत्र और बहुल तंत्र को एक दूसरे के पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उदार लोकतंत्र अथवा बहुतंत्रीय पद्धतियाँ उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया स्थापित। इनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला क्या है, तो देखिए पहला ये है
कि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सरकार का चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से होता है। राजनीतिक दलों के साथ दबाव गुट भी सक्रिय होता है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र में देखिए जैसे कि क्या है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष जो कि आप देख रहे हैं कि भारत में है, जिस तरीके से भारत एक लोकतंत्र देश है, ठीक है। विपक्ष सरकार के कार्यों की आलोचना करता है और मनमानी नीतियों पर अंकुश लगाता है। तीसरा उदार लोकतंत्रीय व्यवस्था में सामान्यतः विविधता देखी जाती है। राजनीतिक जीवन में राजनीतिक मतभेद को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इसमें विचारधारा के मतभेद को आवश्यक नहीं माना जाता, ठीक है। अगला पॉइंट है आधुनिक, जैसे देखिए आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अनेक स्वायत्त संघों और संगठनों का अस्तित्व होता है। यह मुख्य रूप से सरकार तथा दूसरे समुदायों से मुक्त होती है, ठीक है। तीसरा है वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तियों के अधिकारों के साथ साथ स्वतंत्र प्रतियोगी बाजार व्यवस्थाओं को भी स्वीकार किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में लोकतांत्रिक पद्धतियों की सफलता के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लेकर के आया है बहुत ही वीवीआई आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन सब क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, एकदम एक भी इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको एकदम रेगुलर देखते रहिए। देखिए इसमें दिया है कि विकासशील देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना का मार्ग आसान नहीं रहा। वहाँ पर जनता की भाषा, साक्षरता, औद्योगिक विकास, कबीलों और धार्मिक आधार पर विभाजन आदि ऐसी समस्याएं थीं। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों ने लोकतंत्र को अपनाया और परंतु वहाँ पर शीघ्र अधिनायक तंत्र स्थापित हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ विकासशील देशों की लोकतांत्रिक पद्धतियों की एक अन्य मुख्य समस्या अल्प विकास की समस्या है। इस संदर्भ में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का ध्यान मुख्य रूप से आर्थिक विकास पर है। इनका ध्यान राजनीतिक लक्ष्यों पर सार्थक नहीं। कई देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि राजनीतिक गतिविधियों पर अधिक बल दिया गया है। चीन व उत्तरी कोरिया में जनवादी लोकतंत्र विद्यमान है। यहाँ पर प्रतियोगिता, उत्तरदायित्व एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार होने के कारण इनको औपचारिक रूप से लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। भारत में सामान्य लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाकर रखा तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शासन को संपादित किया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आपका देखिए अधिनायकवादी और सर्वाधिकारवादी शासन में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसका अंतर दे दिया गया है कि अधिनायकवादी और सर्वाधिक शासन पद्धतियों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में ये दोनों एक ही व्यवस्था नहीं है। अधिनायकवादी शासन तथा व्यवस्था में शासक नागरिकों की इच्छाओं की चिंता किए बिना अपनी गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसमें बल का प्रयोग भी होता है। शासक स्वयं तय करते हैं इस व्यक्ति के हित में क्या है। वास्तव में यह लोकतंत्र की पूर्णतः विरोधी व्यवस्था है ना। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिनायकवादी शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताएं, उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अधिनायक प्रणाली की 3 प्रमुख विशेषताएं, पहला यहाँ पे दिया गया है, दूसरा यहाँ पे दिया है, तीसरा यहाँ पे दिया गया है। आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है, इस बात से समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला क्या है कि लोकतंत्र जनता को स्वतंत्रता, समानता, न्याय के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से व्यापक अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है कि लोकतंत्र का मूल आधार जन कल्याण है। इस प्रकार के शासन व्यवस्था में सरकार द्वारा अपनी नीतियों, कार्यक्रम एवं आदेशों के माध्यम से जनता को अधिकाधिक जनहित करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है लोकतंत्र में जनता को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं तथा उनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जाने का प्रावधान होता है। चलिए अगला है कि लोकतंत्र में व्यक्ति को योग्यताओं, क्षमताओं एवं उसके व्यक्तित्व के विकास के समुचित एवं आसान अवसर प्रदान किए जाते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी दिए गए हैं जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर बताइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। कह रहे लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, तो बताइए। देखिए यहाँ पे अंतर देखिए कि लोकतंत्र का मूल आधार जन कल्याण, जबकि अधिनायक तंत्र में जन कल्याण के नाम पर स्वयं के हितों की पूर्ति की जाती है। दूसरे लोकतंत्र में जनता को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, जबकि अधिनायक तंत्र में समस्त प्रकार की, ठीक है। उसके बाद में तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि लोकतंत्र में व्यक्ति को योग्यताओं, क्षमताओं एवं उसके व्यक्तित्व
तत्व के विकास के समुचित व समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, जबकि अधिनायक तंत्र में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, उसका कार्य केवल शासन के आदेशों का पालन करना है। इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि एकदम बहुत सरल लैंग्वेज में ये आपका एग्ज़ाम दिया गया है, एग्ज़ाम का सरल लैंग्वेज में ये आपका आंसर दिया गया है, ये आप खुद इतना समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, अधिनायकवाद का नवीन अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आधुनिक समय में अधिनायक तंत्र का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आजकल इससे स्वेच्छाचारी का अत्याचारी या शासन का बोध होता है। इसमें राज सत्ता एक व्यक्ति के निहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति इच्छा अनुसार ही चलता है, ठीक है। इस तरीके से आप इधर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इन दोनों के लक्षणों का विस्तार से विवेचन किया गया। कौन? सर्वाधिकारी शासन मुख्य रूप से 20वीं सदी में आधुनिक प्रौद्योगिकी का संचार में प्रगति होने के कारण अस्तित्व में आए थे, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर वहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क्सवादी निर्देशित राज्यों में नागरिक सैन्य संबंध की प्रकृति क्या है? तो चीन में स्थापित शासन व्यवस्था मार्क्सवादी विचारधारा और पर आधारित है। वहाँ समस्त प्रशासन एवं साम्यवादी दल का वर्चस्व है। सेना पर पार्टी का नियंत्रण है और वह संरचना का मुख्य भाग है। साम्यवादी शासन से शुरुआत में सेना और पार्टी के बीच घनिष्ठ संबंध थे, है ना। उसमें कुछ और यहाँ पे भी आंसर उसी का दिया गया, उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, राजनीतिक गतिविधियों की लंबे समय तक अनुपस्थित ने पाकिस्तान की राजनीति को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान की उत्पत्ति के पश्चात वहाँ पर अधिकांश समय सैनिक शासन रहा। चौथी बार 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने सैनिक शासन को स्थापित किया। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को अपदस्थ करके रक्तहीन क्रांति द्वारा सत्ता के बागडोर अपने हाथ में ले ली। नवाज शरीफ को कारावास के लिए सऊदी अरब भेज दिया गया और संविधान निलंबित कर दिया गया, रोक दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से आप इसे का आंसर यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैन्य तानाशाही किन तरीकों में सर्वसत्तावादी तानाशाही से अलग है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लेंगे एकदम करेक्ट। देखिए यहाँ पे इसका दे दिया गया है अलग है, किस तरीके से अलग है। तो पहले सर्वाधिकारिकवादी शासक अपने शासन व्यवस्था को विचारधारा पर आधारित मानते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए ये तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन और आंसर दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। हंटिंगटन के अनुसार एक राज्य की राजनीतिक प्रगति में एक मुख्य कारक क्या है? ये आप इसे अच्छी तरीके से देखें तो इसमें आंसर दिया गया। हंटिंगटन का मानना है कि राजनीतिक विकास में अस्थायी राजनीतिक संस्थाओं का योगदान होता है। राजनीतिज्ञों के अनुभव और कौशल जो कि राजनीतिक संस्थानों के विकास का एक साधन होता है। अस्थायी राजनीतिक संस्थाओं के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता, नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और समझौता वार्ता आदि। इसके अलावा प्रतिनिधित्व और सौदेबाजी आदि कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें एक कुशल राजनीतिक नेतृत्व में से ही संचालित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सैन्य शासन द्वारा शासन की विशिष्ट रणनीतियाँ क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। चलिए आवाज़ भी थोड़ी सी बैठ रही है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति प्रणाली का क्या अर्थ है? ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, सरकार का संसदीय स्वरूप क्या होता है? इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसमें कार्यपालक शक्तियाँ एवं मंत्रिमंडल में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार शासन का वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका मंत्रिमंडल होते हैं अपने कार्यों के लिए विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है जब तक उसे विधायिका संसद का बहुमत या विश्वास प्राप्त है, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं दी गई, संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ।
यहाँ पे 17 को पॉइंट इसमें दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये आपका दे दिया गया है कि सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है। तो संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल अपने सारे कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग विधानपालिका की इच्छा के अनुसार ही करता है ना। इस तरीके से आप इस सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगला एक राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। देखिए, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से पृथक एवं स्वतंत्र होती है, और शासन की कार्यपालिक शक्तियाँ शासनाध्यक्ष में ही निहित होती है ना। इस तरीके से आप इसका भी आंसर पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे दे दिया गया, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताएं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए विशेषताएं ये सारी बताई गई हैं, है ना। एक संसदीय प्रणाली और एक राष्ट्रपति प्रणाली के मुख्य फायदे और नुकसान के बारे में बताइए। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है, क्योंकि जो विधायक लोग होते हैं जो जिनको वो चुनेंगे वही उसमें वो बनता है। चलिए नेक्स्ट, इसी में आगे है दूसरा है कि यहाँ पे कार्यपालिका और कार्यपालिका में सहयोग और समन्वय, है ना। इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये सिर्फ अभी लाभ है, ये संसदीय शासन के निम्नलिखित लाभ ये बताया जा रहा है, इसके बाद में इसका नुकसान भी बताया जाएगा। तो ये लाभ में 1 पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है ना, लाभ है ये अभी। तीसरा पॉइंट सरकार निरंकुश नहीं है। चौथा पॉइंट है अवरोध का कम डर। पाँचवा अनुकूल परिवर्तनशीलता, है ना। ये लाभ बताया जा रहा है। 6 नंबर है सबसे योग्य राजनीतिक शिक्षा, ये सब लाभ है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दे रहा है इसका नुकसान क्या क्या है। तो नुकसान देखिए, पॉइंट 1 है शक्ति विभाजन, दूसरा है दलीय तानाशाही, है ना, ये उसका नुकसान है। निर्बल शासन, बहुदलीय व्यवस्था, चौथा पाँचवा कार्यालय और अक्षम, है ना। सातवां है मंत्रिमंडल उग्र राजनीतिक दलबंदी, है ना। ये सब नुकसान है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोहरे संघवाद से आप क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आंसर दिया गया है पूरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, दल की अपनी परिभाषा में एडमंड बर्क ने जिन 2 पहलुओं का बल दिया था वह क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। एडमंड बर्क के अनुसार राजनीतिक दल मनुष्य के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजनीतिक दलों के किस प्रकार विचारधारा संगठनों, संघों और क्लबों से अलग किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं, पूरा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था में भेद बताइए, है ना। तो इसका भी आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, ये सब आंसर इसका है, आप इसे देख लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गठबंधन सरकार को परिभाषित कीजिए। जो कि अब गठबंधन के बारे में जानते हैं, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी इसका जिक्र किया था। गठबंधन का अर्थ है कि पार्टियों का एक संघ है, संघ। राजनीति के संदर्भ में गठबंधन सरकार बनाने हैं तो राजनीतिक ताकतों की गठजोड़ अथवा अस्थायी संघ को इंगित करता है। ठीक है, इसे गठबंधन, जैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी इसमें मिल जाता है तो ये गठबंधन कहलाता है ना। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, आप इसे अच्छे तरीके से अब यहाँ पे देखिए, कर एक दलीय प्रणाली यहाँ पे दिया गया है, उसी का आंसर है ये एक दलीय प्रणाली, आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। एक दलीय प्रणाली के गुण क्या क्या है, ये यहाँ पे दिया गया है। एक दलीय प्रणाली के दोष क्या क्या है, ये भी यहाँ दिया गया है, आप इसे भी पढ़ लेंगे सब। चलिए, इसमें ये थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बोल दिया हूँ, इसमें डाल दिया हूँ, द्विदलीय प्रणाली, है ना। अब यहाँ पे द्विदलीय प्रणाली के गुण क्या क्या है, इसमें दिया गया है।
ये सब उसके गुण हैं। अब यहाँ पे इसका दोष दिया जा रहा है द्विदलीय प्रणाली का। एक टॉपिक है यहाँ पे प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा ये एक टॉपिक है, जैसे आदि प्रचार और पब्लिसिटी प्रचार है ना, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे। हड़ताल और आंदोलन। हड़ताल तो आप जानते ही हैं, आंदोलन आप जानते ही हैं, इसे आप देख लेंगे, ठीक है। अगला है आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव का समूह, है ना, इस तरीके से आप इसका भी आंसर देख लेंगे। मैं जल्दी से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि वीडियोस लंबी ना हो। दबाव समूह की परिभाषा दे, यहाँ पे दिया गया है। दबाव समूह हित समूह से किस प्रकार भिन्न यानी कि अलग है, इसमें दिया गया है। मेरी आवाज़ बैठ रही है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए CH डिल्लो के अनुसार हित समूह क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है। हित समूह व दबाव समूह में अंतर यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से इस अंतर को देख लेंगे। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ बैठ रही है, अगर ये आवाज़ बैठ जाएगी तो ये भी वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी अंतर ही उसका चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच अंतर स्पष्ट करें, है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका भी अंतर यहाँ पे दे दिया गया है, ये सब अंतर है इसका, आप इसको देखते चलेगा। यहाँ तक ये पॉइंट 10 तक ये इसका अंतर है ना। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि आलमंड और कॉलमैन द्वारा वर्गीकृत किए गए 4 प्रकार के दबाव समूह क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे संस्थापक, प्रदर्शनात्मक और असमुदायात्मक और असमुदायात्मक में बांटा गया था। ये 4 इसके प्रकार हैं जो कि आलमंड और कॉलमैन द्वारा वर्गीकृत किया गया था। इसमें सबको एक एक करके इसमें आंसर इसका खुलासा कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने का प्रयास क्यों करते हैं, है ना। तो इसका आंसर भी इसमें दे दिया गया है दबाव समूह के बारे में। इसको आप ज़रूर पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉबिंग तो आप पढ़ ही लेंगे, इसी में आंसर इसका दिया गया है। दूसरा है जनमत को प्रभावित करना। तीसरा है चुनाव। अब देखिए अलग से एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, लॉबिंग एक अलग भी है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि लॉबिंग क्या है। तो दबाव समूह अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संबद्ध संस्थाओं को और सरकार पर दबाव डालते हैं, है ना। ये लॉबिंग के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दबाव समूह के कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसके प्रकार के बारे में यहाँ पे देखिए दिया गया है। पहला व्यापारिक समूह, दूसरा है श्रमिक संगठन, तीसरा है कृषक समूह, चौथा है व्यवसायिक संगठन, पांचवा है धार्मिक संगठन, है ना। ये आप इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, धार्मिक संगठन में ये भी सब पॉइंट इसमें दिया गया है, इसको ज़रूर आप देख लेंगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया एक तकनीकी श्रेणी के रूप में निर्वाचन व्यवस्था क्या है, ये इसका आंसर है। और इसी का आंसर इधर भी दिया गया है, यहाँ से ये उसी का आंसर है, ठीक है। ये पूरा इसी तरीके से आप इसमें इधर ये करके आप ये पूरा इसका आंसर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। मत पद की संरचना, निर्वाचन फॉर्मूला, जिला आकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। इसका आंसर देखिए, मत पद की संरचना यहाँ पे दे दिया गया है। ये मत पत्र की संरचना का आंसर है। दूसरा है निर्वाचन फार्मूला। तीसरा है जिला आकार, ठीक है, जिला आकार में ही ये इसका आंसर है यहाँ तक, है ना। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुलवादी, बहुमतीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित सदस्यता व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, एक एक करके सबके बारे में यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। आप नाराज़ ना होंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ की दिक्कत है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आनुपातिक आ गया, अनुपातिक के बाद में यहाँ से अनुपातिक का ही आंसर है यहाँ तक। एकल हस्तांतरणीय वोट, ये अगला टॉपिक है उसी में का क्वेश्चन का। आप इसे अच्छे से पॉज करके वीडियोस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। अगला है मिश्रित सदस्य व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि 2 राउंड और एकल हस्तांतरण मत व्यवस्थाओं की क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर दे दिया गया है, ठीक है, आप इसे पढ़ लेंगे। उसका आंसर यहाँ तक है, यहाँ तक। अगला अनुपातिकता की मात्रा और जिला आकार और निर्वाचन द्वारों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में बताया। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जिला आकार के बारे में, निर्वाचन के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, अनुपातिकता पिच ऊपर पढ़ चुके हैं लोग, है ना। लेकिन इसको एक ही में करके दे दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FTTP व्यवस्था के कुछ लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। इसके कुछ लाभ यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये सब उसके लाभ है FTTP के। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकार मत क्या है, किस व्यवस्था में अधिकांश मत बेकार हो जाते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि साधारण बहुमत प्रणाली के दोष क्या क्या है, आप इसका दोष इसमें पढ़ सकते हैं। और अगला यहीं पे है कि द्वितीय मतदान प्रणाली क्या होती है, इसका भी आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। बस यही लास्ट क्वेश्चन नहीं, और भी कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए, हो गया। सामूहिक मत प्रणाली क्या होता है, इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, सामूहिक मत प्रणाली। अगला है कि चुनाव प्रक्रिया संबंधी विवाद या चर्चा के प्रमुख प्रकरण क्या है, इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे दो दलीय व्यवस्था के पक्ष में पारंपरिक तर्क क्या है, यहाँ पे इसका आंसर दे दिया गया है, ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य क्या है और उसके अनिवार्य तत्व क्या है ना, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे। राज्य की परिभाषा क्या है अरस्तु के अनुसार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए गार्नर के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है, यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, इसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसमें पहला जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सुसंगठित सरकार या शासन, है ना, चौथा है संप्रभुता,
अगला क्वेश्चन है राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको आप ज़रूर याद कर लेंगे। राष्ट्र शब्द लैटिन भाषा के शब्द नेशन से बना है। इस शब्द की उत्पत्ति नेशिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है पैदा होना। ठीक है, इस अर्थ में राष्ट्र का मतलब स्वयं शासन करने वाली जाति से है, जिनकी पैदाइश एक ही नस्ल से होती है। प्रोफेसर गॉर्नर ने लिखा है कि राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से संगठित और एक रूपीय समुदाय है ना। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि अति विकसित राज्य का क्या अर्थ है। अति विकसित है ना, जैसे कि हमजा अलवी 10 अप्रैल 1921 में ये पैदा हुए थे। 1 दिसंबर 2003 में ये इंतकाल कर गए, मर गए। एक पाकिस्तानी मार्क्सवादी अकादमिक समाजशास्त्री और कार्यकर्ता थे। वे अपने अति विकसित राज्य ओवर डेवलप्ड स्टेट के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्होंने पाकिस्तान की तत्कालीन राज्य व्यवस्था को समझाने का प्रयत्न किया था। ठीक है, इसमें दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ज़रूर देख लेंगे। अगला है विकसित और विकासशील देशों में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकसित और विकासशील में, ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें विकसित देश कौन कौन हैं और विकसित देश किसे कहते हैं। ठीक है, विकसित देश उन्हें कहते हैं जिन्होंने कृषि, उद्योग, परिवहन एवं व्यापार आदि क्षेत्र में अधिकतम एवं कुशलता में उपयोग कर लिया है। दूसरा विकासशील देश किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए दे दिया गया है आंसर विकासशील। ठीक, अब इसमें अंतर यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, अंतर यहाँ पे दे दिया गया है, सब अंतर है। 11 पॉइंट दिया गया था अंतर में। वे कौन से तरीके हैं जिनमें नागरिक समाज की अवधारणा को समझा जा सकता है। इसका आंसर दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। इसी का आंसर है, अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, ये भी उसी का आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, राज्य के प्रति दृष्टिकोण में ज्ञानोदय क्या परिवर्तन लाया, है ना। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के आप काम चला सकते हैं। अगला नागरिक समाज के कार्यों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर दिया गया है पूरा। ये बहुत आसान हो गया है, यहाँ पे आपका स्क्रीन पे आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ में ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसे पढ़ लेंगे। इसका आंसर यहाँ तक है, ये पूरा इसी का आंसर है। राइट साइड में नहीं देखना है, इधर से जो यहाँ पे भाग कटा हुआ है इधर देखना है, सिर्फ इस साइड में, है ना, और इधर देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका पीडीएफ भी मौजूद है। आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा पीडीएफ कैसे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, और एक बात मैं बता दूं, देखिए पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। IMF के विकासशील देशों पर ऋण संकट से राहत पाने के लिए कौन सी शर्तें लगाई, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। मैं इसी चैनल पे सॉल्व असाइनमेंट लेकर आने वाला हूँ, जो आप असाइनमेंट लिखिएगा, जो बच्चे 3rd ईयर में पढ़ते हैं उनके लिए भी, और जो 2nd ईयर में 1st ईयर उनके लिए, जो जिनका जो सब्जेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैं खुद से अपने हाथ से लिखूँगा असाइनमेंट, जो कि आप 100 में 90+ मार्क्स पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण के संबंध में 2 विचार कौन कौन से हैं, यहाँ पे दे दिया गया है आंसर, ये दोनों विचार। चलिए अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की सीमाओं का विवेचन कीजिए, है ना। तो यहाँ पे दे दिया गया विवेचन।
अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है, प्राचीन और नवीन भूमंडलीकरण का अंतर को स्पष्ट कीजिए। सब इसमें दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आर्थिक भूमंडलीकरण का क्या अभिप्राय है, यहाँ पे इसका आंसर पूरा दे दिया गया है। अगला है समकालीन भूमंडलीकरण प्रक्रिया के प्रति अन्य विश्व देशों की मुख्य नीतियाँ नीतिगत चिंताएँ क्या है। आवाज़ बैठ रही है इसीलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ ज़ोर ज़ोर से। न्यूनतम राज्य से क्या समझते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। पारंपरिक बहुलवाद की मूल धारणा क्या है, ठीक, ये भी क्वेश्चन है। अगला है कि राज्य के संरचनात्मक मार्क्सवादी सिद्धांत का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे से। अगला है कट्टरपंथी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट पेज ये चल रहा है, 2 क्वेश्चन और बचे। परंपरागत तथा आधुनिक उदारवाद में क्या अंतर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे आप, ये अंतर ही दिया गया है पूरा। चलिए यहाँ पे ये PDF ख़त्म होता है, और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी VVI क्वेश्चंस थे, इसलिए आप इसे गौर से देखें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं, और उसके बाद में PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप अपना नेम और कोर्स कोड और अपना एड्रेस लिख करके सेंड करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सेंड कर दिया जाएगा PDF, ठीक है। आप इसे अच्छे तरीके से पहले इसको समझ लेंगे तो PDF मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से देखें, और मैं इसी पे 3rd ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर वालों के लिए मैं असाइनमेंट लेकर के आऊँगा, जो कि जून सेशन वाले हों या जनवरी सेशन वाले हों, वो मैं खुद अपने हाथ से ले करके लाऊँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में वो उससे ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है, आप सिर्फ एक फीडबैक दे दीजिए बस, थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा। आपके लिए इतना मेहनत करके कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ढूंढ करके लाया जा रहा है, और उसके बाद में भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत कंजूसी की बात है, ठीक है। कम से कम इसमें तो पैसा खर्च नहीं हो रहा है सब्सक्राइब करने में भाई, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहीं पे वीडियोज़ को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, थैंक यू वेरी